अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, मई जंग के बाद मोदी साहब खामोश क्यों है? ये सवाल मेरा नहीं है, इंडिया के अंदर मोदी साहब से पूछा जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि मोदी साहब की फॉरेन पॉलिसी टोटल फ्लॉप हो चुकी है और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं। वहाँ पे एक पाकिस्तान के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं दोनों मुल्कों के फौजी मिलके, जिसका नाम है इंस्पायर्ड गैम्बिट। और ये एक्सरसाइज इसके बावजूद हो रही है कि जब मोदी साहब अमेरिका के दौरे पर गए थे उसके कुछ ही दिनों बाद अमेरिका के फ़ौज ने कहा था कि पाकिस्तान हमारा स्पेशल एलाई है। और साथ उन्होंने ये भी पूछा है, सवाल पूछा है कि ट्रंप ने बार बार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ़ की है और उन्होंने इंडिया को बहुत नुकसान पहुंचाया है और इंडिया के हमले को पसपा किया है। और उन्होंने कहा है कि अब अमेरिकन सोल्जर भी पाकिस्तान की सोल्जर्स के साथ मिलकर ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्होंने सवालात पूछे हैं कांग्रेस पार्टी ने, मैंने नहीं। और जहां पाकिस्तानी डिजिटल प्लेटफॉर्म जब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं और उसको काउंटर भी नहीं पाकिस्तान के अंदर से किया जा रहा, उस वक्त इंडिया की सबसे बड़ी जो अपोजिशन की जमात है वो क्या सवालात पूछ रही है? मोदी साहब से पूछ रही है, मोदी साहब ये आप अपने आप को वर्ल्ड लीडर कहते हैं तो फिर खामोश क्यों हैं इन तमाम बातों पे? फिर उन्होंने कहा कि जयशंकर जो कहते हैं कि जिनकी आंखों से लेज़र शुआएं निकलती हैं, वो कोई उन्होंने बनाई होगी मीम या रील्स बनाई होगी जयशंकर साहब ने, वो किधर हैं? और उन्होंने कहा कि व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ जंपिंग एंड गेटिंग फोटोग्राफ्ड इन फ्रंट। और वो जो फ्रंट पे महाज पे गए थे वहाँ जाके जंप लगा रहे थे और तस्वीरें खिंचवा रहे थे, उसका क्या फ़ायदा? और फिर उन्होंने मोदी साहब से पूछा है कि क्या फ़ायदा हुआ आपको सब जाके सबको गले लगाने का, जफ्फियाँ डालने का, हंसने का तमाम वर्ल्ड लीडर्स से, जबकि इसकी कोई आपको फ़ायदा भी नहीं हुआ। और फिर उन्होंने कहा है कि इंडिया पूरी वर्ल्ड स्टेज पे आइसोलेट क्यों हो गया, अकेला क्यों हो गया? और इस पे मोदी साहब इन तमाम सवालों के जवाब पे खामोश क्यों हैं? साथ सिंध ताश मुआहदे के ख़िलाफ़ भारतीय इक़दाम पर अमरीकी जरीदे ने पाकिस्तान की हिमायत कर दी और कहा है कि नेशनल इंटरेस्ट, ये जरीदे का नाम है, सिंध ताश मुआहदे की मुअत्तली इलाक़ाई कशीदगी बढ़ाएगी। तो ये सब कुछ क्यों हुआ है? पाक भारत जो जंग हुई है मई में, उसके इंडिया को जो शिकस्त हुई है, उसके बाद इंडिया का ये हाल हुआ है जिसका आज शोर मोदी साहब के जो सियासी मुखालिफ हैं उन्होंने इंडिया में मचाया हुआ है। उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं और वो खामोश है। और इसके साथ पाकिस्तान को क्या मिला? पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी, पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा हुआ, पाकिस्तान अपनी डिफेंस डिप्लोमेसी के ज़रिए अपना डिफेंस इक्विपमेंट बहुत सारे ममालिक को, तकरीबन 12 ममालिक के साथ मुआहिदे हो चुके हैं और 12 से 13 बिलियन डॉलर के सौदे हो चुके हैं जो आगे जाके बढ़ेंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान को फ़ायदे हुए हैं वो अलग हैं। तो एक वक्त का हौसला और एक वक्त की बहादुरी इंसान को कैसे आगे ले जाती है, ये आज के इसकी हमारी अहम खबर थी। और हमारे आज की टॉपिक राह में लोगों की मुश्किलात पर सियासत की जा रही है। समर हारून बिलौर, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और शौकत यूसुफजई हमें ज्वाइन करेंगे। हॉट इशू होगा हमारा आज का कि ईरान पर अमरीकी हमले में जो वक्फा आया है ये आर्जी है, ये मुस्तकिल, और इस पे हम बात करेंगे डॉक्टर कामरान बुखारी जो माहिर हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के। और हमारा एडिटोरियल होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो FPCCI के अहदेदारों ने की है। और सवाल मेरा ये है, एक सियासी एक जर्नलिस्ट के तौर पे जिसने पिछले 30 साल में सियासत को इस मुल्क में देखा है, सहाफ़त की है, कि सनतकार हर वक्त रोते क्यों रहते हैं? और वियतनाम का एक कंपैरिजन भी करेंगे जिसकी उन्होंने खुद एग्जांपल दी है, वहाँ क्या हो रहा है और यहाँ क्या। और शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी से। बहुत शुक्रिया समर हारून बिलौर साहब हमें ज्वाइन करने का, और शौकत यूसुफजई साहब डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। समर ये बताइएगा कि जो तिरा में ऑपरेशन चल रहा है और इसमें लोग जो मुश्किलात का शिकार हैं, रजिस्ट्रेशन की ताख़ीर हो रही है, सूबा वफाक पे जिम्मेदारी डाल रहा है, वफाक कह रहा है PDMA ने सही काम नहीं किया, PDMA वाले कह रहे हैं कि नादरा डिले कर रही है। तो सफ़र तो लोग कर रहे हैं ना इस वफाक और सूबे की लड़ाई में, क्या टेक है आपका इस पर? देखिए, तिरा के लोगों को जो एक नकल मकानी का एक सिलसिला उन्होंने स्टार्ट किया है, सबसे पहले तो इसमें अफसोस की बात यह है और हैरानगी की बात यह है कि सूबाई हुकूमत जिसने इस ऑपरेशन की मंजूरी दी कैबिनेट मीटिंग में, फिर उन्होंने इस सारे जो नकल मकानी का प्रोसेस है उसके लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए। ये बंद कमरे में हुआ या खुले कमरे में? अब उनकी बातें होती बंद कमरों में है, लेकिन वो खुले कमरे में आके बड़ी ढिठाई के साथ उनको चैलेंज कर देते हैं। उन्होंने कहा जी बंद कमरों के फैसले हुए हैं, इस दिन के पीछे एक टोला है, ये दिन आया जो है, जो लोग वहाँ उनके देखिए, शुक्र है कल तो वो खुद पहुंच गए ना, कल वो खुद वहाँ पे पहुंच गए हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन
एंड तिरा के जो एल्डर्स हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, 5-6 पॉइंट्स का डिटेल्ड एग्रीमेंट हुआ है। उसमें लिखा गया है कि पर फैमिली 50,000 रुपीज़ पर मंथ कॉम्पेंसेशन दी जाएगी। जो फैमिलीज डिस्प्लेस होंगी उसका एक प्रॉपर तरीके का रेटिना स्कैन होगा, उनके फिंगरप्रिंटिंग होगी, सारा उनकी बायोमेट्रिक्स होंगे, ताकि कल उनकी आड़ में फिर से कोई दहशतगर्द वापस आके इन्फिल्ट्रेट ना कर जाए इन इलाकों में। फिर जिनके घर ख़राब होंगे तो ज़्यादा ख़राब होगा तो 10 लाख रुपए रिकंस्ट्रक्शन के लिए दिए जाएंगे, कम ख़राब होगा तो 3 लाख। वेरी डिटेल्ड एग्रीमेंट। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किसके अंडर काम करती है? सूबाई हुकूमत के अंडर चीफ मिनिस्टर के अंदर। तो परसों तक तो चीफ मिनिस्टर चीखे मार रहे थे कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। मतलब देखिए हर चीज से उन्होंने बहुत सख्त इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कौम यानी अफरीदी कौम के खिलाफ ये साजिश है। देखिए जी, ये सिर्फ उनकी कौम नहीं है, वो सब हमारे बहन भाई हैं। ये हम सारे विक्टिम्स ऑफ वॉर ऑन टेरर हैं। पुख्तूनख्वा में जो 85,000 लोग शहीद हुए हैं, ये सारे विक्टिम्स हैं, चाहे वो सिविलियंस हो, चाहे वो किसी ने लाल टोपी पहनी हो, किसी ने सबज टोपी पहनी हो। उनको सिर्फ एक कौमियत के साथ बांधना। कल जो अफरीदी साहब गए हैं वहाँ पे अपने साथ अपने जो लोकल MPAs MNAs को लेके, तो फाइनली हैड टू एक्सेप्ट कि दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो वहाँ पे वो क्या बातें कर आए हैं कि जी दफ़ा करो नादरा का ये वेटिंग का सिस्टम और टोकन अपने हाथ से साइन करो। भाई टोकन की वही तो सारी मसला है। ये तकलीफ दे अमल, हमारी माँओं बहनों को बेघर करना, उनको सड़कों पे निकालना, ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि देयर आर अनवांटेड एलिमेंट्स सिटिंग इन दीज एरियाज एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट नोज इट। उन्होंने माना है, इसलिए उन्होंने हामी भरी है। तो अब हर चीज को पॉलिटिसाइज करना, और इतनी वहां पे तकलीफ है। वहां पे 8-8 घंटे के रोड ब्लॉक्स हैं। एक तो मैं वीडियो देख रही थी, एक बुजुर्ग कह रहे थे कि मेरा तीसरी रात है कि मैं वो ट्रक और वो अपना तो सामान लेके। ये मिसमैनेजमेंट, ये मिसमैनेजमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट देखेगी ना, लोकल DCs ACs। राइट, लेकिन अभी आपने डिफेंड किया है कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और कबायली एल्डर्स के दरमियान मुआहिदा हुआ। नहीं, मैंने आपको बताया कि मैं डिफेंड नहीं करी, मैं आपको बता रही हूँ मुआहिदा हुआ है। तो वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो चीफ मिनिस्टर के मातहत है। चीफ मिनिस्टर साहब आज मोटरसाइकिल रैली मनाने हरिपुर चले गए। आप मुझे बताएं कि इस मोटरसाइकिल रैली से ये क्या अचीव कर लेंगे? नहीं, ये ठीक है, ये मैं उनसे पूछता हूँ। इलेक्शन हुआ तो वो डट के हार गए। लेकिन जो नादरा की लेट रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है, वो तो वफाक की जिम्मेदारी है ना। नादरा देखिए तो हमारे बिल्कुल, अगर वो कहें हम अपने लोग भेज देंगे, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज देंगे, वो भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेज दे, टीम वर्क के साथ काम कर लेंगे। वी हैव नो इश्यूज विद इट। वो तो हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है, खड़े होने को तैयार नहीं है। हुकूमतों को तय करनी चाहिए थी ना। हम मीडिया वाले या आवाम तो नहीं कर सकते ना। एक दिन पहले तिरा जाने से चीफ मिनिस्टर साहब कराची दौड़ गए। पहले कराची के दौरे से आए, इस्लामाबाद में उन्होंने अपना स्टे किया, पेशावर नहीं गए, फिर कराची चले गए, आज वो हरिपुर चले गए। तो वो संजीदगी से बैठे, अपने दफ्तर में बैठे, मीटिंग बुलाएं, वफाक के इदारों को बुलाएं। ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस, उनका डोमेन है, हम उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। शौकत साहब, चीफ मिनिस्टर साहब कराची दोबारा क्यों गए जब ये सारा कुछ चल रहा था तिरा में, और फिर इस्लाम वापस आए तो इस्लामाबाद रहे, फिर कराची चले गए, हरिपुर चले गए। और साथ ये मुझे बताएं कि पख्तून कौम है एक, अब उसमें भी डिवीज़न क्रिएट किए जा रहे हैं कि जी ये अफरीदी मेरी कौम है, उसके खिलाफ एक्शन हो रहा है, तो बाकी जो हैं खटक हैं, वज़ीर हैं, महसूद हैं, अफरीदीज़ हैं, और सॉरी यूसुफ जईज़ है, ये नहीं है कौम चीफ मिनिस्टर साहब की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें चीज़ों को थोड़ा सा क्रिटिसाइज किया जा रहा है बिला वजह। देखिए जहां तक ऑपरेशन की बात है, हम तो बार बार यही कहते रहे ना, जो इन्होंने कहा टीम वर्क नहीं है, तो टीम वर्क तो इसलिए नहीं है ना कि हम आपसे कह रहे हैं कि जो APC हमने बुलाई थी तो उसमें तो आपके लोग ही बैठे थे ना। आपका अपोजिशन लीडर बैठा हुआ था असेंबली में, और NP का बैठा हुआ था, गवर्नर साहब बैठे थे पीपल्स पार्टी के, और इन सब ने मिलकर जो एक 15 नुकाती एजेंडा बना के वफाकी हुकूमत को भेजा। उन्होंने तो इसको वो क्या कहते हैं, वो देखने तक ये गवारा नहीं किया ना वजीर दाखिला ने, ना उसका एक लफ्ज उन्होंने वापस जवाब दिया कि जी जो APC आपने बोला, हमने तो इसीलिए कहा था ना, हमने कहा कोऑर्डिनेट करें, आप हमारे साथ बैठे। तो ये कोई गलत मुतालबा तो नहीं है। लेकिन अगर आप जो CM साहब जो बार बार कर रहे हैं ना कि वो गुस्से में वो कहते हैं कि जी अब बंद कमरों में फैसले ना करें, वो बंद कमरों में फैसले का मतलब ये है कि हम जो APC करके बैठे हैं और 15 नुकाती एजेंडा आपको दिया है, वो भी तो दहशतगर्दी खत्म करने के लिए ना।
वो तो कोई किसी और वजह से नहीं है। ठीक है, जो बार ये कहा जाता है, तो ठीक है। क्यों उस पर एक दफा भी वजीर दाखिला ने उसका जवाब तक नहीं दिया, ना प्राइम मिनिस्टर ने दिया। दूसरी बात ये कि क्या इस मुल्क के अंदर सियासत खत्म हो गई है? हमारा लीडर जेल के अंदर है, हमारे लोग जेलों में है, रूल ऑफ लॉ खत्म हो रहा है, जमहूरियत खत्म हो रही है। क्या उसके लिए आवाज ना उठाएं? सिर्फ हम इसलिए बैठ जाएं कि हमारी हुकूमत तो है इस पे बस सवाल लोग पूछते हैं कि आपकी पार्टी खत्म हो गई है, जो सूबे का वजीर आला जो है वो ये सारे काम कर रहे हैं जो पार्टी की क़यादत को करनी वजीर चाहिए, आला तो क्या भी पार्टी खत्म हो पार्टी गई का है? एक कारकुन है, वजीर आला भी पार्टी का एक कारकुन ही होता है, कोई ये नहीं होता है कि हाँ, वो तो क़यादत कारकुन ने मखलूक अगर होती लीड है। करना है तो फिर चेयरमैन किस अगर मर्ज की अगर दुआ है? चेयरमैन अगर अगर और प्राइम वाइस मिनिस्टर चेयरमैन, अगर सेक्रेटरी जनरल। जी जी, वो सब साथ ही है ना। अगर प्राइम मिनिस्टर 2 दिन पाकिस्तान में रहता है और 28 दिन वो मुल्क के बाहर दौरे कर रहा है, उसको आज तक किसी ने नहीं कहा कि आपके मुल्क में 2 सूबों में आग लगी है, आप ये दौरे क्यों कर रहे हैं? आपने कितनी इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं? कोई 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट तो बताए ना कि ये इन्वेस्टमेंट लेकर आए प्राइम मिनिस्टर, ये दौरा कामयाब रहा। हम तो यही सुन रहे हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बेहतर हुए, फलां के साथ आज अगर ईरान पे हमला होता है तो आपकी क्या पोजीशन होगी? आपकी कोई खारिजा पॉलिसी है इस मसले के ऊपर? क्या क्या कितना आप ठीक है, अच्छा अमेरिका ये का साथ देंगे, बताएं ईरान का शौकत साथ? साहब हम तो इस मुश्किल में आज इससे क्या पहले क्या कभी नहीं थे। क्या सूबाई काबीना ने 5 अरब रुपए के पैकेज की मंजूरी दी है इन इंटरनल डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए जो वहां से देखिए, नकल मकानी कर रहे ये हैं? जो बात की जा रही है ना, ये जो बात की जा रही है, बिल्कुल दी है, लेकिन वो हम क्यों दे रहे हैं? तो फिर फैसले तो उसका बंद कमरे में नहीं हुए, आप शामिल हैं नहीं नहीं उसमें, नहीं आपकी नहीं, जिम्मेदारी तो वो है, तो आपकी वफाक में तो इंतजामिया नहीं की है ना। जिम्मेदारी है कि लोगों के मसाइल हल करें। देखें, यही तो मसला है ना। हम तो ये इसलिए रखे हैं, हमने अपने पैसे रखे हैं ना, और इसलिए रखे हैं कि हमारे लोगों को तकलीफ होती है, ये जो डिस्प्लेसमेंट होती है, या जो मंजूरी तो दी ना फिर? नहीं 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 नहीं, अप्रूवल कोई नहीं दिए, ना मंजूरी दिए। यही तो हम कह रहे हैं कि हमारे साथ बैठे हैं, लेकिन तो जो ये बाजोड़ के 5 अंदर अरब किस हुआ, चीज के जो रखे हैं? जो वहां से लोगों को निकालने के रखे हैं ना, मेरी बात और उनको महीनों के नहीं, अपने फंड देना है जो अप्रैल तक जारी रहेगा। हम तो देखें, ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने लोगों को फैसिलिटेट करें। ठीक है, वफाकी हुकूमत बात नहीं मान रही और वो जबरदस्ती कर रही है, लेकिन हमें तो देखें ना, लोगों को तकलीफ तो है ना। अब तकलीफ पे तो नहीं छोड़ सकते लोगों को कि जी हम्म, ये वफाकी हुकूमत ने आप पे अटैक किया या वो किया है, ऑपरेशन कर रही है वफाकी हुकूमत, तो हम ठीक है। इस पे खामोश होकर बैठ जाए? एक तरफ हम वफाकी हुकूमत से ये भी कह रहे हैं कि आप हमें हमारे पैसे दे दें, जो एनएचपी के हैं, जो एनएफसी के हैं, जो फाटा है, जो हमारा मर्ज हुआ है, चलिए वो जो 100 अरब रुपए का उस पे वादा हम किया था, बात करते रहते हैं, वो मुझे पैसे तीरा आप पे दे जरा दें बात ताकि करनी हम है। अपनी पुलिस को स्ट्रेंथन करें, ठीक है, अब दीगर ठीक। इदारों को बेहतर करें। आप हमारे साथ मुकाबला करते हैं कि जी पंजाब में ये हो रहा है, पंजाब में वो हो रहा है, तो आप हमें हमारे पैसे तो देना। पंजाब को तो आप फुल पैसे दे रहे हैं, ठीक वहां तो 1 रुपए ठीक भी आप नहीं रोक रहे हैं। ठीक है। समझ साहब ये बताइएगा कि वो कह रहे हैं एपीसी की जो 15 निकाती एजेंडा है वो तो आप लोगों ने उसको उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे? उस पर क्यों, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, एपीसी के जो एजेंडा था जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी तलखियां रद्द करके एक जिरगा हुआ, सारे गए, सारे लोगों ने एक उस पे एक डॉक्यूमेंट साइन किया। उस डॉक्यूमेंट पे ऑब्वियसली कंसेंसस पे पहुंचे होंगे। वो दिन और आज का दिन, उसके बाद कभी कोई मुज़ाकरात हुए, कभी कोई मीटिंग्स हुई, कभी कोई बैठा। ये तो अब कहते हैं ना, ये डिनाई करते रहे कि हमने, इन्होंने ऑपरेशन के लिए भी अपना अप्रूवल दिया था, फिर इस ऑपरेशन की फंडिंग के लिए, उसके वे आउट के लिए उन्होंने ऑब्वियसली इन्होंने पैसे भी मुख्तस किए हैं, इन्होंने लोगों की ड्यूटियां भी लगाई हैं, उन्होंने तरीक़ेकार भी बनाए। और चीफ मिनिस्टर और उनकी टीम कल वही चेक करने गए थे। कल पहली दफ़ा उन्होंने कोई काम किया जो उनको करना चाहिए था। ठीक है, ये किया तो इतनी है बड़ी ना। पार्टी है, तो किया तो है ना। ये कहते हैं कि हम 90% पाकिस्तान हमारे सपोर्ट में, और वो 90% पाकिस्तान में 900 लोग अडियाला जेल में नहीं निकल सकते। मैं तो हैरान हूं कि कैसे 90% लोग हैं। जब गंडापुर साहब भी थे तो हमारा जो अपोजिशन है, हमारा ये एतराज़ होता था कि जी इनकी तहरीक खान साहब की रिहाई के लिए एक बंदा लीड करे, चीफ मिनिस्टर, क्योंकि सूबा ऑलरेडी बहुत मुश्किल वो कह रहे प्राइम मिनिस्टर भी तो जाते हैं ना, 2 सूबों में आग लगी हुई है, वो जाते हैं दूसरे ममालिक, काम तो चलता रहता है। प्राइम मिनिस्टर का तो काम ये है ना, प्राइम मिनिस्टर की तो पीछे पूरी एक टीम सब हालात देख रही होती है। चीफ मिनिस्टर सूबों को हैंडल कर रहे होते हैं। अगर अब चीफ मिनिस्टर सूबे में रहे ही नहीं, या वो सूबे की जो मसाइल है, बर्निंग इशू है, उसको वो हैंडल ही ना करें, वो टैकल ही ना करें। कर रहे, काबीना ने मंजूरी दी पैकेज की, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। इंतजामिया आप कह रही हैं उनके अंडर है, इंतजामिया से अगर काम नहीं करवा रहे तो उस पर हमें क्रिटिसाइज करना चाहिए। देखिए इंतजामिया, लेकिन विजिट वगैरह अगर वो कर रहे हैं और काम अगर उनका सफर नहीं हो रहा, अगर काम सफर हो रहा है, अगर जिस दिन काम अच्छा होगा
तो मैं इसी प्रोग्राम पे बैठ के कहूंगी कि ठीक है। काम अच्छा है। ठीक। वो जो लोग, जो पुख्तून माएँ बहनें, जो बुजुर्ग बच्चे रुल रहे हैं सड़कों पे, बिल्कुल, ये बहुत पेनफुल विजुअल्स हैं। और ये भी ये। देखिए ना कि एक्स फाटा के जो लोग हैं बहुत दफा नकल मकानी कर चुके हैं, बहुत दफा उन लोगों ने कुर्बानियां दे दी हैं, वो वॉकिंग शहीद हैं इस जंग के। उनके घर, उनके बार, उनके कारोबार, उनके बच्चों की बिल्कुल। पढ़ाइयां, और फिर भी इस झंडे के साथ और इस मुल्क के साथ वो कुर्बानी दे रहे ठीक है। हैं। तो उनकी जो ये अजियत है उसको हम सबको, और ये हुकूमत वक्त का काम है कि उनको आउट ऑफ द वे स्टेप आउट करके उनको ये मसाइल ठीक। ईज आउट करने चाहिए। ठीक है शौकत साहब, एक इल्ज़ाम आपकी हुकूमत पे ये आ रहा है कि सुहेल अफरीदी इस पे दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पे या ऑपरेशन जो हो रहा है इस पे वो सियासत कर रहे हैं। दूसरा, मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा है, दोबारा पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा कि ये पख्तून कौम को मज़ीद तकसीम दर तकसीम क्यों किया जा रहा है। पहले कम तकसीम पाकिस्तान के अंदर है कि अब वो सबसे अलग, उन्होंने अफरीदी कौम को अलग कर लिया कि मेरी कौम है, तो उसके साथ ये जानबूझ के कर रहे हैं क्योंकि मुझे दबाव में लाना है। ये मुनासिब बात है एक सूबे, पूरे सूबे के वज़ीर आला को, जिसमें नॉर्थ साइड भी है, आपका वैली भी है, फिर साउथ भी है, और सारी कौमियतों के लोग भी वहाँ रहते हैं। वो सूबे का वज़ीर आला कह रहे हैं मैं अफरीदी हूँ, कल को इसी तरह पंजाब का कहेगा मैं जट हूँ, मैं अराई हूँ, मैं गुजर हूँ, कश्मीरी हूँ। ये किस तरफ चल पड़े हैं आप लोग? देखें, उन्होंने जो बात की है ना, वो जिस कॉन्टेक्स्ट में की है वो तो ये है ना कि जब वो नामजद होते हैं तो उनके खिलाफ एक साजिश शुरू हो जाती है। हालांकि वो जब एमपीए के लिए इलेक्शन लड़ते हैं तो उस वक्त तो इस कोई साजिश एजेंसी इसलिए वो शुरू हुई है कि वो अफरीदी है? तो नहीं नहीं नहीं, वो उन्होंने अपना दिल के जो कह रहे बयान वो किया है ना, वो नहीं, दिल तो जो मर्जी कुछ कहते हैं, वो देखिए चीफ वो मिनिस्टर भी हैं साथ। जाहिर है उनके, देखिए उनके जाहिर है उनको टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले भी तो वजीर आला बने हैं ना, इसी सूबे में बने हैं, कभी किसी को इतना टारगेट नहीं किया गया नहीं, वो जिस आपके तरह वज़ीर उसके आला नहीं है, खिलाफ। आप कभी उनके लोग नहीं, आप कभी यूसुफ आपके जही चैनल पे हैं, बैठ आप के, यूसुफ जही, आप उनके लोग नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए, कभी लोग चैनल पे बैठ के कहते हैं ये नहीं, आप दहशतगर्दों हैं के उनके साथ लोग के नहीं हैं। कभी 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 लोग बैठ के आपके चैनल पे बैठ के लोग कहते हैं कि जी ये अफीम बेचता है। कभी लोग, यानी जितने उसके खिलाफ किरदार कुशी हुई, इतना तो किसी के खिलाफ नहीं हुई ना। तो ठीक है, उसने अपने दिल की भड़ास निकाली, लेकिन मेरी बहन ने बताया कि वहां पे लोग रुल रहे हैं, तकलीफ में हैं। और हम क्या दिल की चीज बयान भड़ास कर रहे हैं? निकालने में जो तो तफरीक हमको पैदा किए जा रहे हैं वो मुनासिब है ऐसी कोई एक तकलीफ नहीं है, सियासतदान वो के सबको लिए पता है जो सर। इतने बड़े सूबे का सरबराह है? नहीं, वो किसी को देखो, वो तो सबको पता है कि सुहेल अफरीदी नाम उसके साथ अफरीदी लिखा हुआ है, मेरे साथ यूसुफजई लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जो असल बात कहना चाहता हूँ, मेरी बहन उन्होंने कहा कहती है कि कि मेरे अगर जो लोग, मनोज आप उनके लोग ही नहीं हैं अफरीदी साहब के, यूसुफ जही लोग अफरीदी साहब के लोग नहीं हैं। नहीं नहीं, हम सारे भैया हम अफरीदी तो भी तो कभी भी हमारी नहीं थे, वो तो कह रहे हैं। हम तो कभी भी नहीं थे। समर साहबा कह रही हैं हम भी नहीं हैं, हम तो कभी भी नहीं थे। नहीं नहीं, हम सब हैं, ऐसी देखिए बात ये नहीं। लोग फिर किसी इस तरह चैनल लोगों में के दिल अफसुर्दा होते हैं, आपको नहीं, पता है अफसर क्या का बात हो रही है। देखिए, इस वक्त उनके जो लोग हैं ना वो मुश्किल में हैं। ये भी मेरी बहन भी बता रही है। तो हम भी तो यही भाई कहते हैं कि खैबर लोग पख्तूनख्वा के लोग मुश्किल में हैं, पाकिस्तान के लोग अगर आप मुश्किल में हैं, कोऑर्डिनेशन नहीं आप लोगों को करेंगे, जोड़े हैं, आप उनको तकसीम दर तकसीम क्यों कर रहे हैं? नहीं इंशाल्लाह जुड़े हुए हैं। जो वो हजारा जो एनपी के दौर में जब जब एनपी में होती थी मेरी बहन, तो उस वक्त हजारा जो है वो अलग सूबा मांग रहा था। आज अल्हम्दुलिल्लाह वही हजारा हमारे साथ मिल बैठकर वही एक ही बात कर रहे हैं। हम तो ऐसी बात नहीं है, ये जो ठीक है, यकजहती चले पीटीआई तो यकजहती की अलामत चले है। ठीक। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि ऑपरेशन की मुखालफत, ऑपरेशन की मुखालफत हम नहीं करते हैं ना, हम दहशतगर्दी खत्म करने की मुखालफत करते हैं। हम कहते हैं तरीकाकार बनाओ, ठीक है शौक साहब, नहीं तो हम कह रहे हैं ताकि रोज चले न रुले। ठीक है। फिर ये बार बार ये कहें जो पीएम जा रहा है उसकी टीम लगी हुई है, तो क्या सीएम की टीम नहीं लगी हुई है? तो कोई तरीका है, कोई ठीक है, दलाइल तो है नहीं। अडियाला जेल ठीक। के सामने आप कल कुछ ना कहें, आप लोगों को के पीछे पंजाब पुलिस ना निकाले, मैं आपके लिए 1 लाख लोग इकट्ठे कर लूं एक दिन के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम क्या जरूरत है कि रोजाना हम ठीक, पुलिस के बहुत साथ झगड़ा करें? आप तो खुद पीछे रहते हैं सारे मुस्लिम लीगी, लेकिन बेचारे पुलिस लोगों को आगे कर देते हैं। तो बहुत हम तो शुक्रिया नहीं लगा। शौकत साहब, हो गया हमारे सेगमेंट का। बहुत शुक्रिया समर हारून साहिबा आपका। और हमारे प्रोग्राम में वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आएंगे तो आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हॉट इशू, ईरान पर अमरीकी हमले में वक्फा आया है, ये आर्जी है या मुस्तकिल, इस पर बात करेंगे। कामरान बुखारी साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है अमेरिका से। कामरान बुखारी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और ज़ाहिर है आप माहिर हैं बैन अल-अक़वामी उमूर के,
और ये जो ईरान के साथ कुछ दिन बहुत कशीदगी जारी रही अमेरिका की और इसराइल की, और एक रात तो लग रहा था कि हमला हो जाएगा, फिर अचानक ये प्रेसिडेंट ट्रंप ही का बयान आया कि ईरान ने हमें यकीन दहानियाँ करवाई हैं कि फांसियाँ नहीं दी जाएंगी, इसलिए अब हम हमला नहीं कर रहे। तो बताइएगा, क्या ये हमला मुलतवी हुआ है, कैंसिल हो गया है, या ये वक्फा है जो दोबारा एक किसी मुनासिब वक्त पे प्रेसिडेंट ट्रंप हमला करेंगे? जी शुक्रिया अबसार भाई। देखें, प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो, मतलब उनकी जो रेटरिक होती है उससे हट के वो जो बयान देते हैं, तो हमने ये देखा है कि वो उस पे कायम रहते हैं। तो आई थिंक वी शुड टेक हिम द मैन एट हिज वर्ड। और उनकी तरफ से ये भी बात आ रही है, उनकी जो प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलाइन लेविट, वो ये कह चुकी हैं कि भाई प्रेसिडेंट प्रेफर करते हैं डिप्लोमेसी, और वो मिलिट्री ऑप्शन टेबल पे है, लेकिन वो करते हैं उसको डिप्लोमेसी को प्रेफर करते हैं। यही बात स्टीव विटकॉफ ने भी की है, जो कि उनके खुसूसी एलची हैं। तो देखें, अगर बात बन जाती है तो फिर तो जो है नहीं होता हमला, लेकिन अगर फर्ज कीजिए कोई मामला ख़राब हो जाता है तो वी शुडंट रूल आउट। बिकॉज देखें, ये वो जो इस इंतज़ामिया की जो स्ट्रेटजी है वो ये है पीस थ्रू स्ट्रेंथ। पीस थ्रू स्ट्रेंथ से मुराद ये है कि लंबे हमले, बड़ी जंगें वगैरह उस तरह का कोई काम नहीं होगा। प्रिसिजन स्ट्राइक्स होंगी, जब ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे, जो है गुरेज करेंगे अस्करी कार्रवाई करने से। तो आई थिंक इन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। देयर इज़ अ बैक एंड फोर्थ। स्टीव विटकॉफ जो हैं वो, उन्होंने वो चार बातें जो चार नुकात जो हैं जो सामने आए हैं कि भाई एक तो आप ज़ीरो इनरिचमेंट, दूसरी बात यह है कि जो आपके पास ऑलरेडी इनरिच मादा है उसकी जो है ट्रांसफ़र, तीसरा आप कैप ऑन बैलिस्टिक मिसाइल्स, जो रेंज है, इन्वेंटरी है आपकी, सेकंड फोर्थ आपका जो है ये जो प्रॉक्सीज हैं आपकी, हूतीज, हिजबुल्लाह वगैरह, इन सब के ऊपर जो है हमारे साथ डील करनी पड़ेगी कि आप इनकी पुष्पनाई नहीं करेंगे। ये इशू है आई थिंक जो अपना मुजाहरे हो रहे हैं, जो एक नेशनल एजिटेशन का समा बरपा है जिसने बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेन किया हुआ है ईरान की रियासत को, उनकी रेजीम को, उसको यूज कर रहे अच्छा डॉक्टर हैं एज अ मोमेंट। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि वो तो कुछ लगता है कि स्लो डाउन हो गया है जो वहाँ पे मुजाहरे चल रहे थे, क्या ये जो शराइत है चार स्टीव विटकॉफ ने जो दी हैं, अगर ईरान इन पे अमल करता है तो क्या अमेरिका और इसराइल का रजीम चेंज का जो ख्वाहिश है वो ख़त्म हो जाएगी, या अगर ईरान ये नहीं करता, ये वाली शराइत नहीं मानता, तो क्या फिर रजीम चेंज के लिए कोशिश होगी, हमला होगा? देखिए, रेजीम चेंज का जो इस्तेलाह है वो अब एक जो है बज़वर्ड बन चुका है। अब उससे मतलब क्या है? रेजीम चेंज जो है नहीं हुई वेनेजुएला के अंदर, ठीक है। ये इंतज़ामिया सदर डोनाल्ड ट्रंप की माजी की जो रेजीम चेंजेस की जो स्ट्रेटजी रही है, जो नियोकॉन्स ने की थी बुश इंतज़ामिया के दौर में, उसके सख्त खिलाफ है। तो वो तो उस तरह का तो तसव्वुर नहीं है। मैंने एक मजमून लिखा काम था, अपना निकलवा रहा है वो, जी काम निकलवा रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, पॉलिसी चेंज करवा ली वेनेजुएला की, तो हुकूमत वो रहे या ना रहे, लेकिन काम तो उनका होना शुरू हो गया। जी जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, बिहेवियरल चेंज हो रहा कि वो अपना काविश है कि भाई जो है हाउ डू वी गेट रेजिम्स टू चेंज देयर बिहेवियर। कुछ लोगों को कभी निकालना पड़ जाता है, कभी बातचीत होती है। तो आई थिंक यहाँ पे वेनेजुएला वाला मॉडल सादर नहीं आता। अगर कोई चीज़ जो है हमें कोई सबक लेना है वेनेजुएला के जो है ना कार्रवाई से, उसमें ये है कि जो मौजूदा रेजीम है उसके अंदर जो लोग हैं उनसे आप डील करेंगे जो कि आपके साथ डील करने के लिए तैयार है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे भी एक कोalition, लूज कोalition ऑफ प्रैग्मेटिक ऑफिसर्स, क्लर्जी और पॉलिटिशियंस हैं ईरान के अंदर, जो अपना वहाँ की रेगुलर आर्म फोर्सेस की क़यादत के अंदर जो, और उसमें कुछ रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के एलिमेंट्स भी हैं, जो मैं समझता हूँ वो भी ख्वाहिश रखते हैं कि भाई इस मामले को अब ख़त्म किया जाए, रेजीम जो जैसे चली आ रही है वो नहीं चल सकती। तो एक अंदरूनी रेजीम चेंज का सिलसिला चला आ रहा है जिसका बाहर से कोई ताल्लुक नहीं है। उसको एक्सेलरेट ज़रूर हुई है इसराइल की जंग के साथ और इन मुजाहरों के साथ, लेकिन बाहर से
आई डोंट थिंक किसी के पास इतनी बड़ी सलाहियत है। 93 मिलियन का मुल्क है, इतनी बड़ा रकबा है और बड़ी डिवर्सिटी है ईरान के अंदर, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ हैं। तो आई डोंट थिंक इस भिड़ों के छत्ते में कोई हाथ डालने के लिए जो है वो बेताब हो रहा है। तो फिर इस सूरत हाल में आप समझते हैं कि ईरान के अंदर ही एक सेल्फ करेक्शन होगी उनकी रजीम के अंदर, और वो तैयार हैं, या वहाँ फिर वो जब आप कह रहे हैं कि उन्हें भी तो ये अंदाज़ा होगा ना कि ईरान डाइवर्सिफाई है, यहाँ पे भेड़ों के छत्ते में हाथ कोई नहीं डालेगा, तो वो इसको एक्सप्लॉइट करते रहेंगे मजीद, या समझेंगे कुछ और ईरान के लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे? देखें, ये बहुत अच्छा सवाल है। वो जो बाहर की कंस्ट्रेंट्स हैं, अमेरिका की कंस्ट्रेंट्स हैं, इसराइल एक छोटा मुल्क है, एयर स्ट्राइक्स कर सकता है, लेकिन मुजाहिरे को सपोर्ट किसी तरीके से कर सकता है, इंटेलिजेंस ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। इस सारी सूरत हाल का जाहिर है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वो रूम फॉर मनूवर तलाश कर रहे हैं और उसको हम देख रहे हैं कि वो ये कार्रवाई हो रही है, क्योंकि वहाँ के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने अल जज़ीरा को खुल के कहा है कि मुजाहरों से पहले, मुजाहरों के दौरान और मुजाहरों के बाद भी हमारी गुफ्तगू, मेरी गुफ्तगू स्टीव विटकॉफ के साथ चल रही है। तो वो जाहिर है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो बात अपनी जगह पे, लेवरेज हासिल करना अपनी जगह पे है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंदरूनी तब्दीली जो है को समझते हैं कि भाई उसको हम टाल सकते हैं या उनको करने की ज़रूरत नहीं है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि जैसे रेजीम चली आ रही है, अब तब उस तरह नहीं चल सकेगी, तब्दीली नागुज़ीर है। और वो तब्दीली जो है एक नया सुप्रीम लीडर होगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है ना सोशल इश्यूज के ऊपर जो है लिफ्ट की जाएंगी। अमेरिका से डील की जा रही है ताकि इकोनॉमिक हालात बेहतर किए जाएं। अब क्या ये प्रोसेस कामयाब होगा, ये कहना जो है बहुत मुश्किल है फिल वक्त। ठीक है। अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो अचानक हमला मुलतवी हुआ है उसमें किस मुल्क का क्या रोल था? कोई आपको उसके बारे में इतलात हैं? आई थिंक इस वक्त डायरेक्ट लाइन लगी हुई है। आई डोंट थिंक कि कोई और मुल्क जो है वो इतना बड़ा को जो है कर रहे हैं। देखें, गुफ्तगू हर किसी से चलती है। पाकिस्तान की भी मुआवनत ली गई है, सऊदी अरब से भी बातचीत की चल रही है, अपना इसराइल के साथ भी बातचीत चल रही है, इसराइल की रूस के साथ भी बातचीत चल रही है। लेकिन आई थिंक कि ये सब के सब जो हैं वो अनेबलर्स हैं एट बेस्ट। जो एक्चुअल गुफ्तगू है, यानी सालसी तो वहां कराई जाए ना जहां पे आपकी डायरेक्ट लाइन नहीं है। यहां तो डायरेक्ट लाइन है, वो कभी बंद ही नहीं होती। अच्छा अच्छा, उसमें एक बात बताइएगा कि जिस रात ये हमला मुलतवी हुआ उस रात स्टीव विटकॉफ के बेटे जैक विटकॉफ पाकिस्तान में थे, और वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के वो सीईओ हैं, और यहाँ पे एक मुआहदे पे भी उन्होंने एमओयू पे भी साइन किए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई, फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से भी उनकी मुलाकात हुई रात को, और उसके बाद ये हुआ। क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तानी चैनल इस्तेमाल हुआ इसमें? आई डोंट थिंक हमें वो उसको इसके साथ जोड़ना चाहिए। आई थिंक दैट्स अ सेपरेट स्टोरी दैट्स हैपनिंग। हाँ, हो सकता है कि गुफ्तगू छोटी मोटी हुई हो, लेकिन अगर जो है किसी किस्म की भी मुआवनत की ज़रूरत है तो डायरेक्ट लाइंस हैं। मतलब जो है चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस जो है उनकी डायरेक्ट लाइन है वाइट हाउस के साथ, इसी तरीके से वजीर आजम की है। ठीक। आई डोंट थिंक कि इस किस्म की जो है कोई ज़रूरत है। आई थिंक दैट्स अ सेपरेट इशू। फिर वो थोड़ी सी लीगैलिटीज़ का भी इशू आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि स्टीव विटकॉफ तो एक ऑफिशियल स्पेशल आनवॉय है ना। तो मैसेजिंग ज़रूर होती है, लेकिन वो जो अगर मैं मदद मैसेजिंग की चाहिए बात कर तो रहा हूँ। एनीबडी कैन पिक अप द फोन एंड कॉल। ठीक है। तो अच्छा, ये फरमाइएगा कि जो अगर ईरान में रजीम चेंज होती है, या उसका माइंड चेंज होता है इसी रजीम का, या फिर जंग होती है और इस हुकूमत को गिरा के कोई और रज़ा पहलवी की हुकूमत आ जाती है, तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस होंगे? देखें, डिपेंड करता है पाकिस्तान, डिपेंड करता है ईरान के अंदर बिगाड़ कितना आता है। अगर तो ये रियासत जो है अपने अपनी रिट कायम रखती है, ठीक है, रेजीम बेशक कमजोर हो जाए लेकिन रियासत अपनी रिट कायम रखे, ठीक है, रेजीम के अंदर कुछ ठीक तब्दीली ठीक। भी आ जाए तो फिर जो है आई थिंक कि इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। फिर वो वाले हालात नहीं होंगे। लेकिन मेरा एक मजमून आया है जुमेरात को, जिसमें मैंने एक ऐसी सिनेरियो की जो है वो अपना फोरकास्टिंग की है कि जिसके अंदर
जो ये असूम करता है कि ये दिस रेजीम डजंट मेक इट टू द अदर साइड इन वन पीस, ठीक है ना, वो बिगाड़ आ जाता है। क्योंकि देखें, जब तब्दीली अंदरूनी तौर पे भी लानी हो तो इतने धड़े हों, मुल्क की दो मुख्तलिफ फौजें हैं, उनका कंप्लीटली डिफरेंट आउटलुक्स हैं। तो मैं बात कर रहा हूं कि अगर रियासत जो है का शिराजा बिखरने लग जाए तो फिर तो जाहिर है पाकिस्तान के लिए बड़े मुश्किलात हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जो बॉर्डर लगता है, बॉर्डर के दोनों तरफ इंतशार है और बड़े पैमाने पे इंतशार है। बलोच इंसर्जेंसी इधर भी है उधर भी है, गो के नौइयत मुख्तलिफ है। फिर यह है कि ये तालिबान भी उस इलाके में खेल रहे हैं, सिस्तान व बलोचिस्तान के अंदर। वहाँ कोई देवबंदी इस्लाम जो है वो बहुत ज़्यादा उसकी भी जड़ें हैं, वहाँ पे तालिबान की एक्टिविटी हो सकती है। यही रास्ता है आईसिस का भी। सो देयर फिर ऑर्गेनाइज क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो है थ्री वे, जो ट्राई बॉर्डर एरिया है उसको इस्तेमाल करके तो स्मगलिंग और दीगर और जो है मनशियात और हथियारों का कारोबार करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। फिर पाकिस्तान का ऑलरेडी वेस्टर्न फ्लैंक जो है वो अपना एक वल्नरेबिलिटी पॉइंट है केपीके को लेके। तो अगर बलोचिस्तान में भी हो जाता है तो द इंटायर वेस्टर्न फ्लैंक, इस पे मेरा एक मजमून आया था 2 साल पहले कि जिसमें मैंने कहा था कि ये दिस बॉर्डर नीड्स टू बी वॉच्ड। ठीक है डॉक्टर कामरान बुखारी साहब, हमसे बात करने का वक्त। तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल। और आज का एडिटोरियल बात करेंगे कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रोना रोया है और मुसलसल रोते रहते हैं। मैं तकरीबन 30 साल से सहाफ़त में हूँ और जब पहले साल में सहाफ़त में आया था, रिपोर्टिंग शुरू की थी, तब भी FPCCI रोती थी। आज 2026 में भी FPCCI रोती है। और हालात क्या हैं? हालात ये हैं, उन्होंने कहा जी कि सनती मईशत एक संगीन बहरान का शिकार है। वही अल्फाज जो 1990 में थे आज भी वही हैं। दिसंबर 2025 में 100 से ज़्यादा स्पिनिंग मिलें और 400 से ज़्यादा जिनिंग फैक्ट्रीज गैर फाल। बिल्कुल ये बात, महंगी बिजली, भारी टैक्सेस, बिल्कुल ठीक है, ये बातें ठीक हैं। लेकिन टेक्सटाइल सेक्टर करता क्या है? इतना बड़ा पैरासाइट है ये पाकिस्तान के रिसोर्सेज पे कि आप सोचें 2015-16 में 12.4 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स हुई है टेक्सटाइल की। 12.4 बिलियन डॉलर का रेट था 102 रुपए उस वक्त। और 2025 में 24-25 में जब डॉलर का रेट 280 हो गया, 3 गुना तकरीबन डॉलर का रेट बढ़ गया, तो एक्सपोर्ट्स भी 3 गुना बढ़नी चाहिए थी। क्योंकि हमें तो ये बेचा जाता है थ्रू IMF कि करेंसी पाकिस्तान की डिवैल्यू करो, एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। करेंसी 3 टाइम्स डिवैल्यू हो गई और एक्सपोर्ट्स 3 टाइम बढ़नी चाहिए थी, लेकिन कितनी है? 17.8 बिलियन। 12 से 17, 5 बिलियन से बढ़ी है। अब आप अंदाजा लगाएं कि इतनी करेंसी डिवैल्यू होगी, इतनी महंगाई होगी और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ी? अगर आप 10 कमांडमेंट मूवी देखें जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पे बनी है, फिरौन के दरबार में वहाँ पे वो कपड़ा एक खोल के फेंकता है थान यूं करके और कहता है उसका एक दरबारी कि ये फैब्रिक आया है फ्रॉम द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो फिरौन के ज़माने में, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी यहाँ से ये फैब्रिक एक्सपोर्ट होता था। उस वक्त भी इतनी तरक्की याफ्ता थी यहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री और आज भी इतनी है। फैब्रिक ही एक्सपोर्ट होता है, वैल्यू एडिशन हमने कोई नहीं की। और बात कर रहे हैं वो बांग्लादेश और वियतनाम की। वियतनाम की मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि वियतनाम की 2023 की एक्सपोर्ट, 2025 की एक्सपोर्ट्स टोटल कितनी है? 475 बिलियन डॉलर। फिर सुन लें, 475 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट है वियतनाम की और उसमें से सिर्फ 42 बिलियन डॉलर टेक्सटाइल की है। पॉइंट मेरा ये है कि टेक्सटाइल को जितनी मर्जी मराहत दें, ये हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगी। जितना मर्जी करेंसी को डिवैल्यू कर दें, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगी। हमें दूसरे सेक्टर पर तवज्जो देनी पड़ेगी। सिर्फ डिफेंस के कुछ मुआहिदों से 10 से 12 बिलियन डॉलर का मुआहिदे हुए हैं 6 महीनों में। तो आप सोचें, उधर फोकस करें, चिप्स मेकिंग पे फोकस करें, IT पे फोकस करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस करें, ताकि हम भी अपनी एक्सपोर्ट्स उसी तरह बढ़ा सकें जिस तरह फॉर एग्जांपल वियतनाम बढ़ा रहा है। और वियतनाम टेक्सटाइल से नहीं पैसे कमा रहा, शुरू वहीं से किया, लेकिन फिर उसने डाइवर्सिफाई किया। हमें भी करना पड़ेगा, वरना ये टेक्सटाइल सेक्टर वाले, इन तेलों में तेल नहीं है। 5000 साल से इतना ही तेल निकला जितना अब निकलना है। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़ एंड गुड नाइट।